हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गज़ब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द बॉय हु कुड सी फुटस्टेप्स, वह लड़का जो पद चिन्ह देख सकता था। एंड फ्रेंड्स, ये स्टोरी भी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द बॉय हु कुड सी फुटस्टेप्स। भारत के बनारस शहर से लगभग 50 मील की दूरी पर एक बड़ी अंधेरी गुफा में एक प्राणी रहता था जिसका नाम यक्का था। उसका चेहरा घोड़े जैसा और शरीर स्त्री जैसा था। वह बाघिन की तरह शक्तिशाली और क्रूर थी। वह किसी भी आदमी के मांस पर जी सकती थी और किसी भी मनुष्य को खा सकती थी जिसे वह फंसा सकती हो। एक दिन यक्का ने एक स्कूल शिक्षक को पकड़ लिया जो बनारस की ओर अकेले यात्रा कर रहा था। उसने उसे बड़ी तेज़ी से अपनी गुफा की तरफ धकेल दिया। जब उसने देखा कि वह जवान और सुंदर है तो उसने उससे पूछा कि क्या वह उसकी जान बख्श दे अगर वह उससे शादी करे तो। शिक्षक के पास अब कोई चारा नहीं था, इसलिए वह उसका पति बनने के लिए राजी हो गया। बाद में यक्का अधिक से अधिक मानवीय और सौम्य हो गई। उसने लोगों को खाना छोड़ दिया और अपने दिमाग को सुधारने के लिए कई तरह के प्रयास किए। हालांकि उसे हमेशा डर रहता था कि उसका शिक्षक पति कहीं भाग न जाए, इसलिए वह जब भी भोजन लेने जाती थी तो गुफा के प्रवेश द्वार के सामने एक बड़ा पत्थर लुढ़का देती थी, जिससे वह बेचारा शिक्षक उस गुफा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था और वह बंदी बनकर ही रहता जा रहा था। यक्का काफ़ी खुश थी और अपने दिन अच्छी तरह बिता रही थी, और जो भी वहाँ से कोई भी कारवां अगर गुजरता तो वह उससे मसाले और खाना लेती और इसी तरह से उन दोनों का जीवन यापन हो रहा था। अब कुछ दिनों बाद उनके यहाँ एक छोटे बेटे का जन्म हुआ। एक अंधेरी ठंडी गुफा में बंद रहने के बावजूद वह एक मजबूत और चतुर लड़का बन गया। यक्का उसके प्रति समर्पित थी और उसे और उसके पिता को आरामदायक और खुश रहने के लिए वह सब कुछ करती थी जो वह कर सकती थी। लेकिन बेचारा शिक्षक आज़ादी के लिए तरसता था। वह धूप और ताज़ी हवाओं के लिए, शहर के नज़ारों और आवाज़ों के लिए तरसता था। एक दिन उनके बेटे ने उनसे पूछा, पिताजी, मेरी माँ का चेहरा हमारे चेहरे से इतना अलग क्यों है? बेटे, क्योंकि वो एक यक्का है और हम लोग इंसान हैं। तो पिताजी, हम अपने साथियों के बीच रहने के बजाय उसके साथ इस उदास सुनसान गुफा में क्यों रहते हैं? क्योंकि यक्का गुफा के प्रवेश द्वार के सामने एक बड़ा पत्थर लुढ़काती है। वो इतना भारी है कि मैं इसे हिला नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे पास अपनी माँ की ताकत है। देखो, तुम इसे हिला सकते हो या नहीं। अब लड़का खुशी से उछल पड़ा और अपने कंधे को पत्थर पर टिकाकर उसे आसानी से एक तरफ खिसका दिया। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और वह दोनों अब भागना शुरू कर रहे थे। वह अब तब तक दौड़ते रहे जब तक कि शिक्षक प्रकाश और हवा के अभ्यस्त न हो गए। थकान से आधे कंधे में दर्द होने लगा और वह चक्कर खा गए। लड़के की भी अब सांस फूल रही थी। वह आराम करने के लिए बैठ गए, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त होश में आ पाते या उनके अंदर पर्याप्त ताकत आ पाती, उन्होंने यक्का के पैरों की आवाज़ सुनी और वह कुछ ही देर में उनके पास पहुंच गई। ओह धोखेबाज पति और उससे भी धोखेबाज बच्चा, वो चिल्लाई, तुम भागे क्यों जाते हो? मेरे घर में तुम्हें क्या कमी थी? तुम पत्तों और काई के बिस्तरों पर लेटे थे। तुमने खजूर खाए और अनार का रस पिया। लेकिन माँ, लड़के ने उत्तर दिया, हमारे पास हवा और प्रकाश की कमी थी और ये हमारे लिए अनार के रस और खजूर से कहीं अधिक आवश्यक हैं। उसने कहा, मेरे साथ वापस आओ और तुम दोनों को पाओगे। इसलिए वे वापस लौटे और उसने बड़े पत्थर को टुकड़ों में तोड़ दिया और उन्हें जंगल में और सड़क पर इधर उधर भटकने दिया। लेकिन जब भी वे 1 किलोमीटर से अधिक दूर चले जाते तो यक्का के भारी कदमों की आवाज़ उन्हें पीछे आती हुई सुनाई देती। मगर एक दिन लड़के को पता चला कि उसकी माँ की शक्ति एक तरफ नदी तक और दूसरी तरफ पहाड़ों तक ही सीमित थी। इसलिए जब वह गहरी नींद में एक बार सो रही थी तब वो और उसका पिता एक अंधेरी रात में वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हुए। लेकिन थोड़ी देर में उन्हें अपने पीछे यक्का के आने की पैरों की आवाज़ सुनी, पर लड़का और उसके पिता रुके नहीं। उसने अपने पिता को अपनी पीठ पर उठा लिया और धारा में कमर तक चला गया, क्योंकि वो अब नदी पार कर रहे थे। फिर यक्का की शक्ति से सुरक्षित उसने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि यक्का चिल्ला रही थी, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। लड़का तभी बोला, माँ, मैं एक दिन वापस आऊँगा। हम पुरुष हैं और ये सही है कि हमें पुरुषों के बीच रहना चाहिए,
लेकिन तुम मेरी माँ हो और तुमने मुझे अपना प्यार दिया है, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। यक्का नदी के किनारे घुटनों के बल बैठ गई और बहते पानी में आंसू बहाती रही। लेकिन पिता और पुत्र पहले ही दूसरे किनारे पर पहुंच चुके थे। उसने अब अपने बेटे से कोई विनती नहीं की, लेकिन क्योंकि वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, उसने उससे कहा कि वह उसे एक ताबीज़ ले ले जो पुरुषों की दुनिया में उसके लिए बहुत मूल्यवान साबित होगी और बहुत ही सुरक्षित। उसने एक पत्थर को फेंका और कहा, ये पत्थर लो। उसने उसे उसकी ओर फेंकते हुए कहा, और इसे अपने गले में लटका लो। इसकी शक्ति से तुम मनुष्यों के पैरों के निशानों को धरती पर बने 12 साल बाद भी देख पाओगे। लड़के ने पत्थर को पकड़ा और उसे अपनी गर्दन के चारों ओर बांध लिया। फिर अलविदा कहते हुए वह और उसके पिता बनारस की सड़क पर चल पड़े। रास्ते भर लड़के ने हज़ारों पैरों के निशान देखे, ऐसे निशान जो आम इंसानों की नज़रों से बहुत पहले ही गायब हो चुके थे। और पहले तो वह इन पुरुषों और महिलाओं के निशानों से भ्रमित हुआ जो सालों से उस रास्ते से आते जाते रहे थे, लेकिन जल्द ही उसे उनकी आदत हो गई और यहाँ तक कि उसने ज़्यादा दिलचस्प पैरों के निशान को भी पहचानना शुरू कर दिया। और जब वह निशान अलग हो गए, तब वह पिता और बेटा बनारस पहुँचने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि दो पैरों के निशान एक जैसे नहीं होते। अब शहर में पहुंचते ही वे सीधे राजा के महल में पहुंचे, जहां लड़के के पिता को युवा राजकुमारों के स्कूल में शिक्षक नियुक्त किया गया। राजा को जल्द ही अपने मंत्रियों से पता चला कि शिक्षक के बेटे में लंबे समय से लुप्त हो चुके पदचिन्हों को देखने की शक्ति है। अगर कोई डाकू राजा के खजाने से छेड़छाड़ करे तो मेरा बेटा चोर का पता लगा सकता है और कीमती सामान ढूंढ सकता है। शिक्षक ने मुख्यमंत्री से कहा, क्यों ना आप अपने राजा से कहें कि वह मेरे लड़के को अपनी सेवा में ले ले। राजा को ऐसा करने में बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो राजा बहुत ही अमीर और कंजूस था और उसे हर दिन और हर रात अपने खजाने लूटे जाने का डर लगा रहता था। ये लड़का हमसे कितना वेतन पाने की उम्मीद करता है, ये उसका पहला सवाल था। 1000 रुपये प्रतिदिन, मंत्री ने कहा। राजा ने शिकायत की, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन लड़का उस रकम के लिए अड़ा रहा और राजा आखिरकार इसके लिए राज़ी हो गया। कुछ महीने बीत गए और जब लड़के की ख्याति पूरे बनारस में फैल गई तो खजाने को लूटने का तब भी कोई प्रयास नहीं किया गया। पर राजा अभी भी लड़के को दी जा रही फीस से नाखुश था। हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि वह धोखेबाज नहीं है, उसने शिकायत की। हम उसे प्रतिदिन 1000 रुपये दे रहे हैं और वह मेरे संगमरमर के फव्वारे के पास एक महंगे गलीचे पर बैठकर अपने पिता के साथ शतरंज खेलने और नींबू पानी पीने के अलावा कुछ नहीं करता। मुझे लगता है मुझे धोखा दिया जा रहा है। फिर अगली रात 2 चोरों ने राजा की तिजोरियों में सेंध लगाई जहां खजाना रखा हुआ था। उन्होंने बहुत सारे गहने और बहुत सारा पैसा लूट लिया, जिसे उन्होंने बोरों में भर लिया। फिर वे महल के 3 चक्कर लगाते हुए बगीचे से गुजरे, एक सीढ़ी के जरिए दीवार पर चढ़े और अंत में बीच में एक तालाब तक पहुंचे। एक घास के मैदान में उन्होंने बोरियों को टैंक में डाल दिया और फिर रात में गायब हो गए। अगले दिन राजा ने भयंकर शोर मचाया कि मुकुट के कुछ सबसे कीमती रत्न चोरी हो गए हैं। अब तो चोर को ढूंढना ही होगा। वो लड़का कहाँ है जो पद चिन्ह देख सकता है? मैं यहाँ हूँ महाराज, लड़के ने कहा। मैं चोरों का तुरंत पता लगाऊंगा। और तिजोरियों से शुरू करके वह महल के चारों ओर 3 बार चला, बगीचों से गुजरा, एक निश्चित स्थान पर दीवार पर चढ़ा और अंत में घास के मैदान में टैंक तक पहुंच गया। उसने गोताखोर को पानी में प्रवेश करने और नीचे जाने को कहा कि जो कुछ भी उसे मिले उसे वह ऊपर ले आए। मैंने पूरे रास्ते 2 लोगों के पद चिन्ह देखे हैं, उसने कहा, और वह प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। अब कुछ क्षणों के लिए गहरी खामोशी छा गई। जब गोताखोर एक एक करके खजाने से भरे बैग लेकर आए तो लोगों ने तालियां बजाईं और खुशी मनाई। लेकिन राजा, जो ये देखकर निराश था कि लड़का अपनी तनख्वाह कितनी अच्छी तरह कमा रहा था, अपने मंत्री से फुसफुसाया, यह सब बहुत अच्छा है, उसने खजाना बरामद कर लिया है, लेकिन क्या वह चोरों का पता लगा सकता है? चलो उसे और परखते हैं। और लड़के की ओर मुड़ते हुए राजा ने बोला, अब तुम इन चोरों को भी ढूंढो। लड़के ने सोच समझकर कहा, अब जब गहने और पैसे बरामद हो गए हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं रह गई है। लेकिन राजा ने फिर भी जोर दिया, अगर तुम चोरों को नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम्हारा वेतन आधा कर दूंगा। मेरा दिल उन बदमाशों को सज़ा देने के लिए तरस रहा है। फिर लड़का बोला, आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे सोच समझ कर कहिए। अगर ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर लोग निर्भर हैं तो लोग क्या करेंगे?
राजा ने हंसते हुए कहा, बेशक उसे सजा दो। तो क्या मैं चोरों का नाम बताऊं? लड़के ने आखिरी बार पूछा। हाँ हाँ, जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हारे 1000 रुपये प्रतिदिन घटाकर सिर्फ 100 रुपये कर दूंगा, राजा ने कहा। तो सुनिए, हे राजा, तुम और तुम्हारे मंत्री, तुम चोर हो। और जब लोगों को ये बात पता चली कि वही दोनों चोर हैं और उनके शासक अपने निजी खजाने को उस धन से भरने के लिए इस तरह की चालाकी कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल राज्य के लाभ के लिए किया जाना चाहिए था, तो उन्होंने फैसला किया कि दोनों उनके ऊपर विश्वास के पद रखने के योग्य नहीं हैं। इसलिए उन्होंने राजा को गद्दी से उतार दिया और उसे और उसके मंत्री को निर्वासित कर दिया और ताज उस लड़के को दे दिया जिसने उनके पद चिन्ह देखे थे। अब सवाल उठता है कि क्या लड़के ने अपनी माँ यक्का को फिर कभी देखा? मगर कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वह पूर्णिमा की रात को रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। और यद्यपि उसके मंत्रियों ने यह पता लगाने की कोशिश करने के लिए उसका पीछा भी किया कि वह कहाँ गया, वह कभी भी सफल नहीं हो पाए, क्योंकि लड़का अपने पैरों के निशान नहीं छोड़ने के लिए सावधान था। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी द बॉय हु कुड सी फुटस्टेप्स। ये कहानी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय करें। फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं, फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। तो आपकी अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आपसे मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।